अगर आप आरएएस प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये मूमल की करंट अफेयर की वार्षिकांक जो आती है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम इस सीरीज़ का जो पार्ट है 7वां कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले 6 पार्ट हमारे चैनल पर डाले जा चुके हैं। अगर आपने उन्हें ना देखा हो तो उनका जो लिंक होगा वीडियो का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही आपको इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर वाइज और उसके टेस्ट भी मिल जाएंगे, उसको भी आप लगा सकते हैं, जो वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस का, इसको ज्वाइन कर लें, ताकि जो इस वीडियो की पीडीएफ होगी वो आपको इसमें अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के चैनल पे आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम देखेंगे राजस्थान में जो नवीनतम ऊर्जा उत्पादन है हुए हैं, राजस्थान में जो खनिज भंडार के नए नए ढूंढे गए हैं, और राजस्थान सरकार के जो पोर्टल और ऐप हैं, सारी चीज़ें इसको डिस्कस करेंगे आज के हम वीडियो लेक्चर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या दिया है? पहला टॉपिक राजस्थान में नवीनतम ऊर्जा उत्पादन, इसको आज कवर करेंगे। इसमें पहला पॉइंट जो दिया है क्या है, दिया हुआ है कि रावत भाटा में बनेगा पहला यूरेनियम फ्यूल बंडल देश को समर्पित। तो रावत भाटा में बना है कौन सा पहला यूरेनियम फ्यूल बंडल, देश को समर्पित हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं आगे क्या दिया है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है रावत भाटा। तो पहले ये ध्यान में रख लीजिएगा कहाँ पे है, तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और यहाँ पे जो रावत भाटा परमाणु संयंत्र है उसमें क्या किया गया, 700 मेगावाट का पहला यूरेनियम फ्यूल बंडल 25 अप्रैल 2023 को देश को समर्पित किया गया है। तो कब बना है, 700 मेगावाट का है, इतना ध्यान रखिएगा। चित्तौड़गढ़ में स्थित है रावत भाटा, ये ध्यान रखिएगा। और देश का पहला यूरेनियम फ्यूल बंडल है। इस समय क्या होगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो है, जो जब इसका समर्पित किया गया देश को, तो इस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो उपस्थित हैं। देश के 700 मेगावाट के परमाणु रिएक्टरों को यहाँ से यूरेनियम फ्यूल बंडल उपलब्ध होगा। जो भी देश के 700 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर हैं उनको यहाँ से क्या किया जाएगा, जो यूरेनियम का फ्यूल बंडल होता है वो उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक यह केवल हैदराबाद से सप्लाई हो रहा था, तो अभी तक ये हैदराबाद से सप्लाई हो रहा था, पर अब चित्तौड़गढ़ के जो रावत भाटा परमाणु संयंत्र है वहाँ से भी इसको सप्लाई की जाएगी। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या टॉपिक है। प्रदेश में अल्ट्रा मेगा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनेगा। तो प्रदेश में क्या बनेगा, अल्ट्रा मेगा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क। देख लेते हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम व टीएचडीसी इंडिया राजस्थान में क्या है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम व टीएचडीसी राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा रीन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित किया जाएगा। तो ये संयुक्त उपक्रम है, ट्रेडगो राजस्थान लिमिटेड बनाया गया है। जो संयुक्त उपक्रम है ये ट्रेडगो राजस्थान लिमिटेड बनाया गया है। इन दोनों के संयुक्त उपक्रम से राजस्थान अक्षय ऊर्जा और टीएचडीसी इंडिया के द्वारा। इसके जरिए क्या होगा, 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा प्रदेश में, और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। ध्यान क्या क्या रखना है आपको इसमें, तो प्रदेश में बनेगा 10,000 मेगावाट क्षमता वाला अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। किसके संयुक्त उपक्रम से, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और टीएचडीसी इंडिया राजस्थान जो है उसके, इन दोनों के संयुक्त उपक्रम में मिलाकर एक ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड बनाया गया है, जिसके जरिए क्या होगा, 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा राज्य में। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट दिया है इसमें, राजस्थान के किस स्थान पर 4 नए परमाणु रिएक्टर लगाए जाएंगे। तो ये कौन से 4 ऐसे स्थान है जहाँ पे 4 नए परमाणु रिएक्टर लगाए जाएंगे। तो इसको देख लेते हैं। माही बांसवाड़ा में लगाए जाएंगे। कहाँ, माही बांसवाड़ा में 4 नए परमाणु रिएक्टर लगाए जाएंगे। तो केंद्र सरकार ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए देश में कितने, केंद्र सरकार है उसने ऊर्जा जो संकट हो रखी थी बीच में, तो उसको बचने के लिए देश में 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाने को मंजूरी दी है। और इसमें से राजस्थान जो है उसमें 4 लगेंगे। राजस्थान के माही बांसवाड़ा में 4 लगेंगे, और 2 मध्य प्रदेश में लगेंगे। तो 4 राजस्थान में हो गए, 2 मध्य प्रदेश के चुटका इलाके में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा कर्नाटक हरियाणा में 2-2 रिएक्टर लगेंगे। तो ये देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ लग रहे हैं, तो राजस्थान में लग रहे हैं 4 रिएक्टर। और राजस्थान में कहा तो माही बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में, और 2 फिर मध्य प्रदेश में। उसके अलावा कर्नाटक हरियाणा में 2-2 रिएक्टर लगेंगे। इन जो रिएक्टर लग रहे हैं उनकी क्षमता कितनी है, तो 700 मेगावाट होगी इनकी क्षमता। कितनी क्षमता होगी, तो 700 मेगावाट क्षमता इनकी होगी, जो भी रिएक्टर लगाए जा रहे हैं। और परमाणु रिएक्टर के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। प्रोजेक्ट पूरा होने के साथ देश में परमाणु ऊर्जा की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2031 से बढ़कर 22,480 मेगावाट हो जाएगी। तो इतनी चीज़ देख लीजिएगा। अभी गुजरात के कहाँ पे, काकरापुर, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर और राजस्थान के रावत भाटा में 700 मेगावाट की 2-2 तमिलनाडु, और तमिलनाडु के कुडनकुलम ने 1,000 मेगावाट की परियोजना निर्माणाधीन है।
तो तमिलनाडु का जो कुडनकुलम है वहाँ पे कितना है, तो वहाँ पे 1000 मेगावाट की परियोजना निर्माणाधीन है। और जो हरियाणा का फतेहाबाद जिला के और गोरखपुर में और राजस्थान के रावत भाटा में 700 मेगावाट की दो दो परियोजनाएं लगेंगी। इनमें से गुजरात में क्या है कि गुजरात की जो के पी पी परियोजना है 3 को जनवरी 2021 को नेशनल ग्रिड से जोड़ा जा चुका है। और नासा और इसरो ने मिलकर पृथ्वी विज्ञान उपग्रह बनाया है जिसके तहत। तो ये अलग से कुछ दे दिया है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं। देश में ऊर्जा उत्पादन, परमाणु ऊर्जा की भागीदारी फिलहाल बहुत कम है। जो भी ऊर्जा उत्पादन होता है देश में उसमें बता रहा है कि परमाणु ऊर्जा है उसकी भागीदारी बहुत कम है फिलहाल। करीबन 3.15% के आसपास ही देश में जो परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में बीकानेर में 420 मेगावाट प्लांट लगाए। 420 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए 280 करोड़ रुपए का एमओयू किया गया है। तो क्या बता रहा है, 280 करोड़ रुपए का एमओयू किया गया है 420 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए प्रदेश में कहाँ पे, तो बीकानेर में। तो प्रदेश के बीकानेर में 420 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए 280 करोड़ रुपए का एमओयू किया गया है। तो किसके साथ एमओयू किया गया है, नॉर्वे के साथ एमओयू किया गया है। नॉर्वे की दो कंपनियां हैं, कौन सी, नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, कौन सी, नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड और केएलपी, जो ये दोनों कहाँ की कंपनी है, तो नॉर्वे की कंपनी है। ये दोनों मिलकर 280 करोड़ रुपए का निवेश के साथ 420 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे। कहाँ पे, तो देश के राजस्थान जो है उसमें बीकानेर में। तो ये ध्यान में रखिएगा। और मिलकर कौन सी योजना है, तो सौर ऊर्जा परियोजना है थार सूर्या वन में 49% हिस्सा लेंगे। तो थार सूर्या वन एक परियोजना है यहाँ की, तो उसमें 49% हिस्सा लेंगी कौन सी कंपनी, जो है नॉर्वे की, नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड और केएलपी मिलकर। नया सौर ऊर्जा संयंत्र बीकानेर में कहाँ पे, इतालवी कंपनी एनएल ग्रीन पावर की ओर से लगाया जाएगा। जो नया ऊर्जा संयंत्र है वो किसके द्वारा लगाया जाए, तो एनएल ग्रीन पावर की ओर से लगाया जाएगा, इतालवी कंपनी है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 17 अक्टूबर 2022 को प्रदेश की कुसुम योजना के सी कंपोनेंट में एकरूपता लाने तथा किसान व डेवलपर के मध्य सेतु का काम करने के लिए किस पोर्टल की लॉन्चिंग हेतु जो ऊर्जा मंत्री है भंवर सिंह भाटी द्वारा की गई है। तो कौन सा पोर्टल ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा लॉन्च किया गया, किस लिए, किसान और डेवलपर के मध्य एक सेतु का काम करने के लिए। तो कुसुम योजना के तहत इसका डेवलप किया गया है। तो कौन सा है, तो सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन सा, सौर कृषि आजीविका पोर्टल। ये कब हुआ, 17 अक्टूबर 2022 को सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल की लॉन्चिंग हुई। किसमें, ये जो मंत्री हैं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा। और बंजर व बेकार पड़ी जो ज़मीनें हैं वहाँ सोलर प्लांट लगाने के लिए किसानों की राह को और आसान बनाया गया इस पोर्टल को लॉन्च करके। और इसमें क्या किया गया, प्रति हेक्टेयर 80,000 से 1,60,000 रुपये लीज राशि प्रदान की जाएगी किसानों को। जो भी बंजर पड़ी है उनकी ज़मीन, वहाँ पर जो प्लांट लगाए जाएंगे सोलर प्लांट, उसके तहत क्या होगा कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 80,000 से 1,60,000 लीज राशि प्रदान की जाएगी। इसकी गणना नीचे दी गई किस आधार पर की जाएगी। जो लीज राशि है वो कैसे तय होगी, अगर 80 लाख तक की डीएलसी दर पर लगाए, वो वहाँ की ज़मीन का रेट है तो 80,000 रुपये मिलेगा। 8 से 12 लाख तक की डीएलसी रेट है तो कितना मिलेगा, 1 लाख रुपये। और 12 से 20 लाख तक का डीएलसी रेट है वहाँ ज़मीन का तो 1,40,000 रुपये। और 20 लाख से अधिक का डीएलसी रेट है तो 1,60,000 रुपये के आसपास लीज राशि तय की गई है इस हिसाब से। और जो डीएलसी दर के आधार पर होगी तो हमने देख लिया कुसुम योजना के केसी कंपनी में एकरूपता के लिए डिस्कॉम प्रशासन ने लीज राशि तय की है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो इसमें आपको बस इतना ध्यान में रख लीजिएगा, 80,000 से 1,60,000 रुपये तक का डीएलसी रेट पे पैसा मिलेगा किसानों को। और जो क्या है कि किस लिए लॉन्च की गई, तो जो भी बंजर पड़ी बेकार भूमि है वहाँ पर सोलर प्लांट लगाने के लिए किसानों की राह आसान करने के लिए सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल अगर आपसे पूछ ले किस लिए लॉन्च किया गया है, तो जो बंजर और बेकार पड़ी ज़मीन है वहाँ पे जो सोलर प्लांट लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा, किस कुसुम योजना के तहत और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 3 मार्च 2023 को आयोजित रीन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कितना निवेश आने का एमओयू हुआ है। तो ये एक हुआ था ये रीन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव। तो ये पूछ रहा है उसमें जो अक्षय ऊर्जा है क्षेत्र है उसमें कितना एमओयू हुआ है पैसा आने के लिए। तो कितने का एमओयू हुआ है। एमओयू का मतलब आप जानते होंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो 87,000 करोड़ रुपए का एमओयू पर साइन किए गए हैं अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में रीन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव में। तो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो कहाँ, बड़ला में स्थित है, सॉरी, जोधपुर में जो पड़ता है, बड़ला जोधपुर में स्थित है देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अक्षय ऊर्जा में राजस्थान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण वर्ष 2022 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी मिला है।
तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने बहुत अच्छा कार्य किया, उसके लिए इसको क्या मिला है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। और RRECL को राष्ट्रीय स्तर पर अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। तो RRECL द्वारा को क्या हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। नवीन सौर ऊर्जा और पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जो है, और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 और 22 सिंगल विंडो सिस्टम वन स्टॉप जैसे निर्णयों से क्षेत्र में निवेश के लिए उत्कृष्ट माहौल तैयार हुआ है। तो क्या बता रहा है कि राजस्थान में ये जो नीतियां आए हैं, कौन सी, नवीन सौर ऊर्जा, पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2019-22 और सिंगल विंडो सिस्टम और वन स्टॉप जैसे निर्णय होने से क्या हुआ कि राजस्थान में एक निवेश का उत्कृष्ट माहौल तैयार हो गया है। साथ ही इसमें आगे दिया है कि राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए क्या होता है, अक्षय ऊर्जा प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए निवेशकों के लिए कस्टमाइज पैकेज भी स्वीकृत किए गए। साथ ही नेक्स्ट जो दिया इसमें, इन्वेस्ट राजस्थान समिट में 11 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हस्ताक्षरित किए गए, जिसमें 50% जो है उसमें क्रियान्वयन भी हो रहा है उनका। आगे दिया, इस पोर्टल के माध्यम से ऊर्जा से संबंधित सभी जानकारी जो होगी एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। तो क्या बता रहा है कि ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, कौन सा, मुख्यमंत्री ने एनर्जी सेक्टोरल पोर्टल लॉन्च किया। इसके माध्यम से क्या होगा कि ऊर्जा से संबंधित जो सभी जानकारियां हैं वो एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। और पोर्टल पर 11 जो विभाग हैं इससे संबंधित, ऊर्जा से संबंधित, तो उनका डेटा उपलब्ध होगा। नेक्स्ट दिया इसमें, निवेश समझौता जो हुआ है इसके तहत, तो रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव के दौरान राजस्थान सरकार और निवेशकों के बीच समझौते हुए हैं। इनमें टोरेंट पावर लिमिटेड से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में MOU हस्ताक्षरित हुआ है। तो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में MOU किसके साथ हस्ताक्षरित हुआ है, तो टोरेंट पावर करके कंपनी है उसका, राजस्थान के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में MOU हस्ताक्षर हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें क्या है, 37,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 6,150 लोगों के आसपास का रोजगार सृजन होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। टोरेंट अगर पूछ ले आपसे, टोरेंट पावर लिमिटेड के साथ जो अक्षय ऊर्जा में MOU हुआ उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, तो 37,000 करोड़ रुपए के आसपास निवेश इसी से आएगा। आगे देखते हैं, वेलस्पन न्यू एनर्जी लिमिटेड और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में किए गए MOU से 50,000 करोड़ रुपए आएगा, निवेश आएगा, और इससे 2250 लोगों को करीबन रोजगार मिलेगा। तो किसके साथ, वेलस्पन न्यू एनर्जी लिमिटेड के साथ क्या हुआ, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में किए गए MOU में प्रदेश में कितना आएगा, तो 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, और इससे 2250 लोगों के आसपास को लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा ऊर्जा पार्क होंगे विकसित। तो 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पार्क होंगे विकसित। तो किसके सहयोग से होगा, RRECL और THDCL के द्वारा क्या होगा कि 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा ऊर्जा पार्क होंगे विकसित। आगे इसमें दिया है क्या, प्रदेश में RECL ये सब मिलकर क्या करेंगे, पश्चिमी राजस्थान में 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करेंगे। तो अक्षय ऊर्जा में कौन कौन से पार्क आएंगे, सोलर, विंड और हाइब्रिड एनर्जी के बड़े एनर्जी पार्क बनाए जाएंगे। इस पर करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो कितना निवेश होगा, 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप, 40,000 करोड़ का निवेश होगा ये। और कहाँ पे, सोलर, विंड, हाइड्रो एनर्जी के बड़े पार्क बनाए जाएंगे, कहाँ पे, तो ये पे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में। और इसमें क्या होगा, RRECL और THDCL ने अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क के लिए किसके JV एग्रीमेंट किया है। तो कौन सा एग्रीमेंट किया है इन्होंने, ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट किया। किसने किसने, RRCL और THDCL द्वारा एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट किया गया है। और नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी जो होगी, कंपनी में क्या होगा, THDCL की 74% हिस्सेदारी होगी। तो ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है, तो THDCL की 74% के आसपास हिस्सेदारी है, और RRECL की करीब 26% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो ये देख लीजिएगा, पहली बार RRECL ने ज्वाइंट वेंचर पर एग्रीमेंट किया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब RRECL कंपनी जो है वो ज्वाइंट वेंचर पर एग्रीमेंट कर रही है। प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर पंप और स्टोरेज हाइड्रो प्लांट भी लगाए जाएंगे इसके साथ ही। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको बस ध्यान ये रखना, पश्चिमी राजस्थान में 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पार्क जो है अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करे जाएंगे। किसके द्वारा, दो कंपनियां RRECL और THDCL के द्वारा। और ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ, इसमें सर्वाधिक जो हिस्सा है किसका है, 74% THDCL का है। तो इतनी चीज़ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित करने के लिए ऊर्जा विभाग राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने किस वित्तीय संस्थान के साथ अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो क्या पूछ रहा है, ये राज्य में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, उसके तहत जो ऊर्जा विभाग राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने, जो ऊर्जा विभाग का राज्य विद्युत प्रसारण निगम है उसने क्या किया, किस वित्तीय संस्थान के साथ
अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया है, तो कौन सा है? KfW जर्मन के साथ क्या अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया है किसने? तो ऊर्जा विभाग और राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने। इसके तहत क्या होगा? उदयपुर व हनुमानगढ़ में 400 के किलोवाट GSA और डूंगरपुर और डहलोज में 220 किलोवाट GSS विकसित किए जाएंगे। और इसमें क्या है कि इन ग्रिड जो स्टेशन है, इनको विद्युत लाइन को भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत विकसित किया जाएगा। ये जो ग्रिड सब स्टेशन है, इनकी विद्युत लाइन को किसे? भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की योजना के तहत विकसित किया जाएगा। कॉरिडोर के लिए KfW जर्मनी की जो है, जर्मन बैंक है जो है KfW, वो 414 करोड़ रुपए का ऋण देगा। तो कितना? 414 करोड़ रुपए का ऋण देगा जर्मन बैंक है KfW। वहीं 290 करोड़ रुपए का अनुदान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मिलेगा, और बाकी जो राशि होगी वो कितना? राज्य के द्वारा वहन की जाएगी। जो प्रसारण निगम है वो वहन करेगा राज्य का। तो ये ध्यान में रखिएगा। योजना जो है 2025-26 तक पूरी होगी। तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है आप लोग को? तो ध्यान रखना है क्या, ये जो योजना है वो कब तक पूरी होगी? तो 2025-26 तक होगी। इसके तहत क्या होगा कि जो कॉरिडोर विकसित करने के लिए बैंक है, जर्मन बैंक का KfW, वो 414 करोड़ रुपए का ऋण देगा। ये ध्यान में रखिएगा। और कहाँ कहाँ पे? तो उदयपुर और हनुमानगढ़ में 200-400 kV और डूंगरपुर और डहलोज में 220 kV विकसित होंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा अपना तीसरा हाइब्रिड बिजली संयंत्र। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा अपना तीसरा हाइब्रिड बिजली संयंत्र चालू किए जाने की घोषणा की गई। इसमें क्या होगा? 5 दिसंबर 2022 को ये कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो ये चालू हो गया। कौन सा? तीसरा हाइब्रिड बिजली संयंत्र। और ये किसके द्वारा बनाया गया? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा। और 5 दिसंबर 2022 को इसकी घोषणा कर दी गई। कहाँ पे? तो जैसलमेर में इसको चालू कर दिया गया। देख लेते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के का तीसरा हाइब्रिड बिजली संयंत्र जो होगा, कितनी क्षमता होगी इसकी? तो 450 मेगावाट की क्षमता होगी। कितनी क्षमता होगी? 450 मेगावाट की क्षमता होगी। जैसलमेर में स्थापित हुआ। इससे पूर्व मई 2022 और सितंबर 2022 में 390 और 600 मेगावाट के 2 हाइब्रिड प्लांट चालू किए जा चुके हैं। इससे पहले क्या कितने? तो 390 और 600 मेगावाट के 2 हाइब्रिड प्लांट चालू किए जा चुके हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। कब? मई 2022 और सितंबर 2022 में। और जो वर्तमान में जो चालू किया गया जैसलमेर में कितने? 450 मेगावाट क्षमता का है। तो तीनों हाइब्रिड सोलर संयंत्रों की उत्पादन जो क्षमता है वो कितनी? 7.17 गीगावाट हो गई है। जो तीनों सोलर संयंत्र हैं हाइब्रिड, इनकी जो उत्पादन क्षमता है 7.17 गीगावाट हो गई है। इसमें इससे यह विश्व की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड डेवलपर कंपनी बन गई है। कौन सी? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो हो गई विश्व की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड डेवलपर कंपनी बन गई है। किससे? तो तीनों हाइब्रिड संयंत्रों को मिलाकर 7.17 गीगावाट के आसपास की क्षमता हो गई सोलर संयंत्रों की। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2022 में स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा की कितनी उत्पादन क्षमता के साथ राजस्थान देश में पहला स्थान पर है? तो राजस्थान जो है, पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा, सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। तो ये पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि कितनी उत्पादन क्षमता के साथ राजस्थान जो है देश में पहले स्थान पर। तो उत्पादन क्षमता यहाँ पे दी हुई है 16,060 मेगावाट के साथ राजस्थान जो है देश में पहले स्थान पर है। किसमें? सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता के साथ। तो सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत 2024-25 तक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य कितना? 30 गीगावाट करना है। तो सौर ऊर्जा नीति थी राज्य की 2019, उसके अनुसार क्या करना है? 2024-25 तक राज्य को सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना करना है? 30 गीगावाट। तो ये ध्यान में रखिएगा, कितना करना है? 30 गीगावाट लक्ष्य है 2024-25 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का, सौर ऊर्जा नीति 2019 के अनुसार। और वर्तमान में क्या है? राज्य में कितना? 16,060 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। और पवन ऊर्जा इसमें कितनी है? 4576। बायोमास ऊर्जा 125 मेगावाट और लघु हाइड्रो ऊर्जा के साथ 24 मेगावाट उत्पादन किया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क वो कहाँ पे है? भाडला जोधपुर में है। कहाँ पे? भाडला जोधपुर में है। क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और कुसुम योजना जो इसमें भी राज्य पहले पायदान पर है। तो कुसुम योजना में भी राजस्थान पहले पायदान पर है। साथ ही सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भी राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। और इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कितना लक्ष्य हासिल करना है सौर ऊर्जा नीति 2019 के अनुसार। तो 30 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करना है 2024-25 तक। वर्तमान में इतनी क्षमता है 16,060 मेगावाट के आसपास। तो इतना ध्यान में रखिएगा। और विश्व का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो है भड़ला जोधपुर में। तो इतना ध्यान में रख लीजिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, सॉरी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 13 अक्टूबर 2022 को कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत निगम ने क्या किया? 13 अक्टूबर 2022 को कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत
उत्पादन निगम के मध्य क्या हुआ, किस स्थान पर सोलर पार्क लगाने के लिए एमओयू साइन किया गया। तो कौन से स्थान पर इन दोनों के मध्य एमओयू हुआ सोलर पार्क लगाने के लिए, तो पूगल बीकानेर में इन दोनों के मध्य क्या हुआ, एमओयू हुआ सोलर पार्क लगाने के लिए। तो बीकानेर के पूगल में 2000 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित होगा। यह पार्क जो होगा कोल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मिलकर करेंगे। कोल इंडिया उत्पादन क्षमता कितनी है, तो कोल इंडिया की उत्पादन क्षमता 1190 और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम जो है इसकी कितनी है, 810 मेगावाट की है। और प्रदेश में कुल 14,825 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट प्रदेश के किस स्थान पर लगाना प्रस्तावित हुआ है। तो क्या है, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट प्रदेश के किस स्थान पर लगाना प्रस्तावित हुआ है, तो कहाँ पे, दानपुर बांसवाड़ा में राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए प्रस्तावित हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने 2400 मेगावाट क्षमता का, कितना, 2400 मेगावाट क्षमता का नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने जा रही है। तो क्या करने जा रहे हैं कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी के लिए साथ ही क्या किया जा रहा है, सरकार जो है 2400 मेगावाट क्षमता का नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने जा रही है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने जा रही है। इसमें 3 यूनिट हैं, कौन सी, और प्रत्येक यूनिट जो होगी 800 मेगावाट क्षमता की होगी। जो इसके तहत कितनी, 2400 में 3 यूनिट होंगी, प्रत्येक यूनिट 800 मेगावाट की होगी। और ये कौन सा थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो सब क्रिटिकल प्लांट जो होता है, इसमें राज्य का सबसे ज़्यादा सब क्रिटिकल जो है क्या है, सब क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है राज्य में। तो राज्य में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के हैं, तो सब क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। इसमें क्या होता है, सब क्रिटिकल टाइप के जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें जो 600 ग्राम कोयला का यूज़ करके कितनी, 1 यूनिट बिजली उत्पादन की जा सकती है। और जो सुपर क्रिटिकल प्लांट होते हैं इसमें क्या होता है कि पहली बात तो जान लीजिए, ऐसे 4 यूनिट है सुपर क्रिटिकल प्लांट की राज्य में। और इसमें क्या होता है, 500 ग्राम कोयले से 1 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाता है। और जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट जो अभी लगाए जा रहे हैं 800 मेगावाट क्षमता के 3, 2400 मेगावाट जो टोटल होगा। तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट जो होते हैं इसमें क्या होता है कि 450 ग्राम कोयले से मात्र 1 यूनिट बिजली का बनाई जा सकती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, सब क्रिटिकल प्लांट, सुपर क्रिटिकल प्लांट और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से क्या किया, 31 जनवरी 2022 को एक रिपोर्ट जारी की गई। उसके आधार पर देश में विकसित सौर ऊर्जा क्षमता मामले में प्रथम स्थान पर कौन है। तो अभी हम लोग ने ऊपर देख लिया सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में प्रथम स्थान किसका है, तो राजस्थान का है। तो वही फिर से इसमें नीचे पूरा दिया हुआ है। तो ये अपलोड करूँगा तो मैं इसको फिर से अगर मन हो पढ़ने का तो पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। 17 अप्रैल 2022 को कितनी ऊर्जा क्षमता विकसित कर राजस्थान अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान हो गया। तो कितनी ऊर्जा उत्पादन कर अक्षय ऊर्जा में राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर हो गया। तो 17,040.62 मेगावाट के साथ अक्षय ऊर्जा उत्पादन में जो राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर हो गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और पहले 5 स्थान पर राज्य जो कौन से हैं, राजस्थान तो हमने देख लिया पहले स्थान पर, दूसरे पे आता है गुजरात, तीसरे पे तमिलनाडु और चौथे पे आता है कर्नाटक, पांचवें महाराष्ट्र। तो एटलीस्ट ये 3 तो ध्यान रख लीजिएगा, राजस्थान के बाद गुजरात और तमिलनाडु आता है, फिर कर्नाटक आता है। किसमें, राजस्थान अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में। नवीकरणीय ऊर्जा से संबंध जो है इसका ध्यान में रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत विंड पावर भी आती है, बायो पावर भी आता है और सोलर पावर भी आता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को एनटीपीसी की ओर से प्रदेश में स्थापित होने जा रहे कौन से सोलर प्रोजेक्ट की वर्चुअल जो है शिलान्यास किया है। तो नोक जैसलमेर में एक सोलर प्रोजेक्ट बनने वाला है, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनटीपीसी की ओर से वर्चुअल शिलान्यास किया। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये नोक जो जिला है कहाँ पे स्थित है, तो ये जैसलमेर, कहाँ पे, जैसलमेर और बीकानेर जोधपुर, जैसलमेर बीकानेर जोधपुर जो ज़िले हैं उसकी त्रिवेणी, मतलब इन तीनों के ऐसे यहाँ पे स्थित है, इस सेंटर पॉइंट पे तो स्थित है। एनटीपीसी की ओर से यहाँ पे 735 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। तो एनटीपीसी की ओर से यहाँ पे कितना किया जाएगा, 735 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। और नरेंद्र मोदी ने इतना वर्चुअल जो है शिलान्यास किया है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास किया था इसलिए। तो इसमें देख लेते हैं आगे क्या है। जो बड़ला जोधपुर में हमने पहले देख चुके हैं, इसको कई बार आ चुका है फैक्ट कि सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है। साथ ही इसमें आगे जो दिया एनटीपीसी ने 3 कंपनियों में 245 मेगावाट के
प्रोजेक्ट इसमें शामिल किए गए। तो एनटीपीसी ने क्या किया, 3 कंपनियों में 245 मेगावाट के प्रोजेक्ट इसमें शामिल किए गए। एनटीपीसी द्वारा बीकानेर के नोखा में 300, शंभू की पट्टी में 550 और छतरगढ़ में 150 मेगावाट का काम चल रहा है। जैसलमेर के नोक में 735 मेगावाट का जो होगा प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। देवीकोट में 240 मेगावाट का और फतेहगढ़ में 196 मेगावाट पर काम चल रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश में किन जिलों में हाल ही में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करने की मंजूरी दी गई है। तो प्रदेश में कौन से ऐसे 2 जिले हैं जहाँ पे क्या किया गया, 1800 मेगावाट के 2 सोलर पार्क हैं, उनको विकसित करने का क्या किया है, मंजूरी दे दी गई है। तो ये देख लीजिएगा। तो कहाँ पे दी गई, तो जैसलमेर और बीकानेर का क्षेत्र है जहाँ पे क्या किया गया है कि 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है प्रदेश में। तो प्रदेश में अभी तक कितना था, ये क्षमता दी हुई है। और इस तरह से 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला राजस्थान देश में पहला स्थान बन गया है। तो ये देख लीजिएगा अपना, ये कई बार आ चुका है। इसमें क्या होगा, जो दो सोलर पार्क विकसित करने के लिए मंजूरी दी गई है, कहाँ पे, प्रथम चरण में जो होगा पहला, तो जैसलमेर में 800 मेगावाट क्षमता के साथ स्थापित किया जाएगा राजस्थान विद्युत ऊर्जा निगम द्वारा। और जो दूसरे चरण पे कौन सा पार्क विकसित किया जाएगा, तो बीकानेर में 1000 मेगावाट क्षमता के साथ राजस्थान सोलर पार्क द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, किसके द्वारा, तो जैसलमेर में राजस्थान विद्युत ऊर्जा निगम द्वारा प्रथम चरण में, दूसरे चरण में बीकानेर में 1000 मेगावाट क्षमता के साथ राजस्थान सोलर पार्क द्वारा। और 925 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क जैसलमेर के नोक में भी शिलान्यास हमने ऊपर देख लिया, मोदी ने किया था। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2022 को राज्य सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के मध्य हुए एमओयू के तहत प्रदेश में एनटीपीसी कितनी क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित करेगी। तो प्रदेश में जो एनटीपीसी है, किसके तहत एमओयू हुआ है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी और राज्य सरकार के मध्य का एमओयू हुआ है। उसके तहत क्या पूछ रहा है कि राज्य में कितना अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित करेगा, कितना मेगावाट का, तो 10,000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित करेगा एनटीपीसी। राज्य सरकार और एनटीपीसी के बीच एक एमओयू हुआ है। उसके तहत इसमें क्या है कि 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। और ये विश्व का सबसे बड़ा जो पार्क है, फिर से वही तथ्य आ गया, सोलर जोधपुर भड़ला में स्थित है। एनटीपीसी ने 260 मेगावाट का प्रोजेक्ट विकसित किया इसमें। और जैसलमेर के नोक में 925 का प्रोजेक्ट अभी हमने ऊपर देख लिया। कई जिलों में 3500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट संचालित हैं। राजस्थान जो है पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में कौन से स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। तो राजस्थान पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में कौन से स्थान पे, तो 5वें स्थान पे। ये ध्यान में रख सकते हैं आप। अगर आपसे पूछा आप राजस्थान देश में पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन से स्थान पे, तो 5वें स्थान पे है। तो ये ध्यान में रखिएगा। पहले स्थान पे कौन है, तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक है, तीसरे महाराष्ट्र है, चौथे पे गुजरात है। राज्य में जो कुल ऊर्जा है उसका 60% कोयला आधारित प्लांट से पूरा किया जाता है और 30% जो है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से किया जाता है। 8% पन बिजली के माध्यम से और 2% परमाणु ऊर्जा आधारित। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, पवन ऊर्जा में उत्पादन में देश में 5वां स्थान है राजस्थान का, पहले में तमिलनाडु, दूसरे में कर्नाटक, तीसरे में महाराष्ट्र, चौथे में गुजरात। और ये जो एमओयू हुआ यहाँ पे क्या है, 10,000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित किया जाएगा। तो ये देख लीजिएगा राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। राज्य सरकार ने प्रदेश को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 18 जुलाई 2022 को किन 2 थर्मल पावर परियोजनाओं में नई यूनिट लगाने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है। जो राज्य सरकार है उसने प्रदेश में विद्युत जो उत्पादन है उसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 यूनिट के जो है उसको अनुमोदन प्रदान किया है थर्मल पावर की। तो पहली कहाँ है, छबड़ा तापी विद्युत परियोजना, दूसरी काली सिंध तापी विद्युत परियोजना। तो राजस्थान ने विद्युत उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है सरकार ने। इसके तहत राजस्थान में राज्य विद्युत उत्पादन निगम जो होगा उसमें छबड़ा में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 600 मेगावाट की 2 नई यूनिट स्थापित की जाएंगी। काली सिंध में 800 मेगावाट क्षमता की एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पे, जो छबड़ा है इसमें कितना, 600 मेगावाट का, और जो काली सिंध है इसमें कितना, तो 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं उनको लगाया जाएगा। तो इसके ध्यान में रखिएगा। और ये जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक होती है इसके तहत अभी हमने ऊपर भी देख लिया, फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा, 450 ग्राम कोयले से 1 यूनिट बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राज्य सरकार ने मई 2022 में अक्षय ऊर्जा के 14,200 मेगावाट क्षमता के 3 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। तो राज्य सरकार ने क्या किया, मई 2022 में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 14,200 मेगावाट क्षमता के 3 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। प्रोजेक्ट के नाम क्या है, पहला है टोरेंट पावर, दूसरा है SCME क्लीन
क्लीन टेक सॉल्यूशन और तीसरा कौन सा है HPCL एनर्जी। तो तीन जो प्रोजेक्ट हैं 14,200 मेगावाट क्षमता के तीन प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। इनमें शामिल कौन से है, टोरेंट पावर है, SCME क्लीन टेक सॉल्यूशन है और HPCL एनर्जी है। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा में कौन कौन से, तो ये हमने देख चुके हैं कई बार, सौर पवन और हाइब्रिड ऊर्जा तीनों आते हैं अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत। इसमें तीन बड़े प्रोजेक्ट में और 2000 मेगावाट क्षमता की सोलर मॉड्यूल निर्माण यूनिट भी स्थापित की जाएगी। इन सभी प्रोजेक्ट को कितना फंड अलॉट होगा, तो 63,356.60 करोड़ रुपए का निवेश होगा इन प्रोजेक्ट से। तो देख लेते हैं आगे। टोरेंट पावर जो होगा 4000 मेगावाट का हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा स्थापित करेगा अक्षय ऊर्जा में। ये कहाँ पे होगा, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में। तो कहाँ पे टोरेंट पावर द्वारा 4000 मेगावाट का सौर पवन और हाइब्रिड ऊर्जा स्थापित की जाएगी, तो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में। और इनमें क्या होगा, 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा इन चार क्षेत्रों में। दूसरा है SCME क्लीन टेक सॉल्यूशन, तो इसके तहत क्या होगा, केवल सौर ऊर्जा में 5700 मेगावाट के संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये 2 चरण में करेगा स्थापित। तो पहले चरण में क्या करेगा, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में 4500 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाएगा, जिस पर निवेश कितना होगा, तो 18,000 करोड़ का निवेश होगा। दूसरे चरण में करेगा जैसलमेर का एक ग्राम है कौन सा, सनावड़ा और चानड़ी में। कौन सा, जैसलमेर के गांव है सनावड़ा और चानड़ी में 1200 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। और तो इसमें क्या होगा कि कितना निवेश आएगा, तो 5,856.60 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो ये केवल करेगा सौर ऊर्जा में। ऊपर सौर पवन और हाइब्रिड ऊर्जा तीनों में निवेश होगा। और जो HPCL एनर्जी है ये भी सौर पवन और हाइब्रिड ऊर्जा तीनों के तहत 4500 मेगावाट के प्लांट लगाएगा, जिसमें जैसलमेर में ज़मीन चिन्हित की गई। तो ये कहाँ पे लगेंगे प्लांट HPCL एनर्जी द्वारा, तो जैसलमेर में। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, 19,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। जयपुर में जो ये सब प्लांट लगेंगे, इसके जो पैनल बनेंगे कहाँ बनेंगे, जयपुर में इसका पैनल बनेगा। सोलर एनर्जी पैनल जो कहाँ बनेगा, जयपुर में। तो सोलर पैनल निर्माण यूनिट जो जयपुर के सेज एरिया में लगेगी, जहाँ सालाना 2000 मेगावाट क्षमता के पैनल बनेंगे। शुरुआती जो निवेश होगा 500 करोड़ का होगा और कंपनी 10 साल तक विद्युत कर में 100% से छूट भी प्राप्त करेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड के प्रस्तावित सोलर विंड एनर्जी पार्क के लिए भूमि चिन्हित की गई है। तो राज्य सरकार ने भूमि चिन्हित की है किस लिए, तो HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड और प्रस्तावित सोलर विंड एनर्जी पार्क बनाने के लिए। तो कहाँ पे जमीन चिन्हित की है, जोगा गांव, जैसलमेर में राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित की है किस लिए, विंड सोलर एनर्जी पार्क स्थापित करने के लिए। तो कहाँ पे, जोगा, जैसलमेर। कहाँ, जोगा, जैसलमेर में सोलर विंड एनर्जी पार्क बनाने के लिए HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड के लिए राज्य सरकार ने भूमि चिन्हित की है। जैसलमेर के लोग, जो जैसलमेर के जोगा गांव, इसमें 9,500 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। यह निजी क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा के लिए 5वीं कंपनी है। तो ये देख लीजिएगा, इससे सालाना करीब क्या होगा, 780 करोड़ यूनिट बिजली बनेगी। जो लग रहा है प्लांट, इससे होगा 780 करोड़ यूनिट बिजली बनेगी सालाना स्तर पर। और राज्य में नई सोलर और पवन ऊर्जा नीति वर्ष 2025 तक 37,500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। तो राज्य की जो नई सोलर और पवन ऊर्जा नीति है उसके तहत क्या किया गया है, करीबन 37,500 मेगावाट क्षमता अक्षय ऊर्जा क्षमता जो है उसको परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना ए के तहत 1 अप्रैल 2021 को किस स्थान पर देश में पहले सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादन शुरू हो गया है। तो क्या पूछ रहा है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना ए के तहत क्या हुआ है कि 1 अप्रैल 2021 से कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ पे जो सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादन शुरू हो गया। तो भालोजी गांव पड़ता है कोटपुतली में, जिला जयपुर में। कौन सा, भालोजी गांव कोटपुतली में, जिला जयपुर में पड़ता है। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादन शुरू हो गया है और कुसुम योजना ए के तहत ये उत्पादन स्टार्ट हुआ है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से इसको बनाया गया था। तो ये दिया है कि वर्ष 2025 तक 38,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है। यहाँ पे 37,500 दिया है। तो ये ऊपर ध्यान रखिएगा, 37,500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना के तहत स्थापित करने का लक्ष्य है। तो ये इसको ध्यान में न रखिएगा, गलत दे दिया शायद इसमें। और रूफ टॉप विकेंद्रीकृत और मेगा सोलर और हाइब्रिड पार्क शामिल है। ये जो किया जाएगा, ये लक्ष्य जो रखा गया 37,500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का, इसमें रूफ टॉप भी होगा, विकेंद्रीकृत मेगा सोलर पार्क और हाइब्रिड पार्क शामिल होंगे। इसके माध्यम से लक्ष्य हासिल किया जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, राजस्थान में खनिज संसाधन के नए भंडार जो मिले हैं वो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक। कौन सा, राजस्थान में नए खनिज भंडार जो मिले हैं उसको देख लेते हैं। राजस्थान में खनिज संसाधन के नए भंडार।
तो पहला इसमें दिया है, हाल ही में क्या हुआ है, कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर लिथियम के महाभंडार का पता चला है। किसका? लिथियम के महाभंडारों का पता चला है। कौन सा ऐसा स्थान है? तो डेगाना नागौर जो पड़ता है राज्य में, वहाँ पे लिथियम के महाभंडारों का पता चला है। इसमें क्या है कि प्रदेश में जो डेगाना है, देश के दूसरे लिथियम भंडारों की खोज इसमें यहाँ पे की गई है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर में ही केवल देश के पहले लिथियम भंडार की खोज की गई थी। तो ये देश के दूसरे लिथियम भंडार की खोज की गई है। कहाँ पे? डेगाना नागौर में। किसके द्वारा की गई? तो ये भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा ही की गई है। और इससे पूर्व जम्मू कश्मीर में पहले लिथियम भंडार की खोज की गई थी, जहाँ 5.9 मिलियन टन की पुष्टि की गई थी लिथियम भंडार की। और लिथियम जो हमारा यूज़ किस लिए होता है? वाइट गोल्ड के रूप में इसको कहा जाता है, और यह बैटरी उद्योग में काम में लिया जाता है। तो लिथियम का जो उपयोग होता है वो किस लिए होता है? बैटरी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। यह भंडार डेगाना की उसी रेवंत की पहाड़ी और डूंगरी के आसपास के इलाकों में मिले हैं, जहाँ कभी टंगस्टन खनिज की देश को आपूर्ति की जाती थी। तो यहाँ इससे पहले टंगस्टन खनिज की भी आपूर्ति की जाती थी, और वहीं पे क्या मिला है? लिथियम के भंडार का पता चला है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर में पहले लिथियम भंडार को ढूंढा गया था, ये दूसरा लिथियम भंडार मिला है देश में। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। और लिथियम भंडारों के लिहाज से भारत जो है दुनिया के तीसरे स्थान पर है अभी जम्मू कश्मीर की खोज के बाद, और इसके बाद अभी इसकी रैंक हो सकता है चेंज हो। तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सीकर के का रोहिल गांव। क्या है? सीकर का रोहिल गांव किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो पूछ रहा है। तो सीकर का जो रोहिल गांव है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो यूरेनियम खनिज के लिए सीकर का रोहिल गांव जाना जाता है। राज्य सरकार ने सीकर के पास खंडेला तहसील के रॉयल जिसको रोहिल भी कहा जाता है में यूरेनियम अयस्क के खनन के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टे का लेटर ऑफ इंटेंट या LOI जारी कर दिया है। तो यूरेनियम अयस्क के खनन के लिए जो सरकार है उसने किसको? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टे की लेटर ऑफ इंटेंट या LOI जारी कर दी है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में यूरेनियम के भंडार मिल रहे हैं, और परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम जो होता है बहुत मूल्य होता है। तो यूरेनियम का उपयोग किस लिए होता है? परमाणु ऊर्जा के लिए होता है। और झारखंड और राजस्थान के बाद राज्य में राजस्थान जो है यहाँ पे क्या मिला? भंडार मिले हैं। और इसको क्या हुआ? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टे का LOI दे दिया गया है। ठीक है। और जो राज्य सरकार ने क्या किया? सीकर कहाँ पे पड़ता है? खंडेला तहसील की रोहिला में। तो ये ध्यान में रखिएगा। रोहिला में करीबन 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरेनियम अयस्क भंडार मिले। तो कितने क्षेत्र में मिले भंडार? तो 1086 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरेनियम अयस्क भंडार मिले हैं। अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 12 मिलियन टन मतलब 1.2 करोड़ यूरेनियम अयस्क भंडार संभावित हैं। कितना? 12 मिलियन टन के आसपास यूरेनियम भंडार संभावित है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रोहिल ने क्या किया? करीब 3,000 करोड़ का निवेश करेगी, और इसमें 3,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है? 3,000 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट करेगा कौन? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इससे करीबन 3,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। करीबन 1086 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरेनियम के अयस्क भंडार मिलने की संभावना है। झारखंड आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में तीसरा ऐसा राज्य बन गया जहाँ पे यूरेनियम के भंडार मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है बाड़मेर और जालौर बन सकते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन सकते हैं? बाड़मेर और जालौर। तो इसमें देखते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की ओर से हाल ही में किए गए सर्वे में क्या आता है कि बाड़मेर और जालौर जो क्षेत्र है वो दुर्लभ मृदा धातुओं के पुख्ता प्रमाण मिले हैं यहाँ पे। और ये धातुएं कौन सी? कार्बोनेटाइट और पर अल्कलाइन सिलिकेट्स। तो कौन कौन से? कार्बोनेटाइट और पर अल्कलाइन सिलिकेट्स दोनों ही तरफ से चट्टानों में मौजूद है। यहाँ की दुर्लभ मृदा जो धातु पाई जाती है इसमें। तो ये दोनों ही क्या बन सकते हैं? बाड़मेर और जालौर बन सकते हैं नए इलेक्ट्रॉनिक्स हब। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा ऐसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार। नेक्स्ट है सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भंडार। कहाँ पे? GSI ने खोज की है जैसलमेर के 4 ब्लॉक में। क्या? सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार का। और 315.235 मिलियन टन के आसपास सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार मिलने की संभावना है यहाँ पे। कहाँ पे? जैसलमेर के ब्लॉक पड़ते हैं 4, और 4 ब्लॉक का नाम क्या है? तो लखमानो की दाढ़ी, कुयाला साउथ, मियो की दाढ़ी ईस्ट और मियो की दाढ़ी नॉर्थ। तो कहाँ कहाँ पे? लखमानो की दाढ़ी, कुयाला साउथ और मियो की दाढ़ी ईस्ट, मियो की दाढ़ी नॉर्थ में ये 4 ब्लॉक हैं जहाँ पे क्या मिलेगा? सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार मिलने की संभावना है लगभग 315.235 मिलियन टन के आसपास GSI के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे में मैग्नीज के नए भंडार मिले हैं। कहाँ पे? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में क्या मिला है? मैग्नीज के नए भंडार मिले हैं। तो ये देख लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया? अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की 6 अगस्त 2021 को। उसमें आरंभिक रिपोर्ट में क्या बताया कि बांसवाड़ा और राजसमंद का जो क्षेत्र है, कौन सा? बांसवाड़ा और राजसमंद का जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीज के विशाल भंडारों की खोज की है। और राज्य के बांसवाड़ा और राजसमंद में
मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं। वही नागौर गंगानगर बेसिन के बीकानेर हनुमानगढ़ जिला के सीतापुर, कहाँ पे, नागौर गंगानगर बेसिन के बीकानेर जिले में और हनुमानगढ़ जिले के सीतापुरा, जैतपुरा, भारूसरी और लखासर में करीबन 2400 मिलियन टन पोटास भंडार संभावित हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैग्नीज तो मिला ही मिला है, साथ ही 2400 मिलियन टन के आसपास पोटास के भंडार भी संभावित है। कहाँ पे, तो नागौर गंगानगर बेसिन के बीकानेर में, हनुमानगढ़ जिले के सीतापुर, जैतपुरा, भारूसरी और लखासर में। तो ये ध्यान में रखिएगा। बांसवाड़ा जिले के घटोल घटोल क्षेत्र जो है वहाँ पे क्या होगा कि कालाखूंटा, तामेसरा और रूपाखेड़ी सहित 2400 वर्ग किलोमीटर बेल्ट में मैग्नीज के विशाल भंडार खोजे गए हैं। कहाँ पे खोजे गए हैं भंडार, तो कालाखूंटा, तामेसरा और रूपाखेड़ी में करीबन 2400 वर्ग किलोमीटर के एरिया में मैग्नीज के विशाल भंडार खोजे गए हैं। इसके अलावा राजसमंद के नगड़िया में भी मैग्नीज के भंडार उपलब्ध हैं। कहाँ पे, राजसमंद के नगड़िया में भी मैग्नीज के भंडार उपलब्ध हैं। तो ये देख सकते हैं। अगस्त सितंबर 2022 में खनन पट्टे की नीलामी की गई थी। तो इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, राजस्थान में पोटास खनिज। क्या है नेक्स्ट, राजस्थान में पोटास खनिज। पोटास की खोज के लिए राजस्थान सरकार, राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड तथा केंद्र सरकार के मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, केंद्र सरकार की कौन सा, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान का राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के बीच क्या हुआ, त्रिपक्षीय करार हुआ। इन तीनों के बीच, सरकार के बीच और राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स के बीच और केंद्र सरकार की मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच क्या हुआ, त्रिपक्षीय करार हुआ। इसके तहत क्या होगा कि नागौर और श्री गंगानगर का बेसिन वाला क्षेत्र है, वहाँ पे पोटास खनिज की खोज की जाएगी। कहाँ पे, नागौर और श्री गंगानगर का जो बेसिन है वहाँ पे क्या किया जाएगा, पोटास की खोज की जाएगी। तेल और गैस के बाद अब पोटास में राजस्थान की नई पहचान मिल सकेगी। इससे राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में पोटास के भंडार से हम इस खनिज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर क्षेत्र में अगर पोटास के मिल जाते हैं ये भंडार, तो इससे क्या होगा, हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इस दुर्लभ खनिज का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है, तो उर्वरक, केमिकल और पेट्रोकेमिकल तथा गिलास सहित अन्य उद्योगों में किया जाता है। तो पोटास का उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है, उर्वरक, केमिकल और पेट्रोकेमिकल और गिलास सहित अन्य जितने भी उद्योग हैं इनमें क्या किया जाता है, पोटास का उपयोग किया जाता है। इस पोर्टल पर डिजिटल आईडी कार्ड का उपयोग कर कहीं से भी रोजगार के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो ये कहाँ से आ गया है, गलत है। ये बीच बीच में कहीं और का उठा के इसमें धर दिया इन लोगों ने डेटा। तो बाकी इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, तो राजस्थान सरकार के पोर्टल एवं ऐप। तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, राजस्थान सरकार के पोर्टल एवं ऐप हमको देखना है नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसमें क्या है, पहला पोर्टल का नाम दिया है ये ERTI पोर्टल। कौन सा पहला पोर्टल है, ERTI पोर्टल है हाई कोर्ट का। इसमें क्या है, 5 जून 2023 को जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन, ERTI पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो 5 जून 2023 को मुख्य न्यायाधीश जॉर्ज अगस्तीन मसीह ने सेशन कोर्ट के लिए नवीनतम ERTI पोर्टल का शुभारंभ किया। तो किसके लिए ये ERTI पोर्टल, तो सेशन कोर्ट के लिए शुभारंभ किसने किया है, जॉर्ज अगस्तीन मसीह जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने किया है। और किस लिए किया गया, तो जो लोग हैं उनको कानूनी कार्रवाई और लंबी प्रक्रियाओं में उलझने से बचाने के लिए इसका क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ERTI पोर्टल का है हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट हाई कोर्ट से किया गया और किसके लिए, सेशन कोर्ट के लिए नवनिर्मित है ये ERTI पोर्टल। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्या, अनुजा पोर्टल। तो अनुजा पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया, तो ऑनलाइन ऋण के लिए अनुजा पोर्टल को लॉन्च किया गया। किसके लिए, SC ST जो हो गए, सफाई कर्मचारी, विशेष योग्यजन और अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति इस पोर्टल के द्वारा ऋण की ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग कौन सा है अनुजा पोर्टल, तो किसके अंतर्गत आता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आता है अनुजा पोर्टल। नेक्स्ट है ई दाखिल पोर्टल। नेक्स्ट क्या है हमारा, ई दाखिल पोर्टल। तो ई दाखिल पोर्टल में क्या है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने क्या किया, कौन सा किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो पहले देख लीजिएगा। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता की शिकायत को दर्ज करने के लिए विश्व उपभोक्ता दिवस पर कब होता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को होता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप को क्या किया है, ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल पर उपभोक्ता अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। तो ई दाखिल पोर्टल है, इसके तहत क्या होगा कि उपभोक्ता जो है अपनी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। साथ ही कब इसको, विश्व उपभोक्ता दिवस पर इसको लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया था उपभोक्ताओं की शिकायत को दर्ज करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा हमारा है पोर्टल है, तो राज किसान साथी पोर्टल। नेक्स्ट कौन सा पोर्टल है, राज किसान साथी पोर्टल। तो इस पोर्टल के तहत क्या होगा कि एकल खिड़की के रूप में राज किसान साथी पोर्टल बनाया जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर इसको विकसित किया जाएगा। किसको, राज किसान साथी पोर्टल को। और किसानों के लिए चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी और उनका लाभ लेने के लिए आवेदन की सुविधा इसी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसके तहत क्या होगा कि
जो भी किसानों से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनका लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना है, सारी जानकारी जो होगी और सुविधा होगी इसी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। कौन से? राज्य किसान साथी पोर्टल पर। और आवेदन प्रक्रिया को इसमें सरल, सुगम और पेपरलेस बनाया गया है। इससे आवेदनों के निस्तारण में गति आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान पर्यटन ऐप। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान पर्यटन ऐप। पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन ऐप लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। और केरल के बाद राजस्थान दूसरा हो गया जिसने ऐसा पर्यटन ऐप बनाने वाला राज्य बन गया है। ऐप में क्या होगा? राजस्थान के सभी जितने पर्यटन स्थल हैं उनकी लोकेशन, स्मारकों की टिकट बुकिंग और सुविधा सहित सहित पर्यटकों की सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी इस पोर्टल पर, इस ऐप पर सॉरी। तो राजस्थान पर्यटन ऐप, जो पर्यटन लोग आते हैं उनको क्या क्या किया है, पर्यटन स्थलों की लोकेशन पता चल जाएगी, स्मारक जो है उनके टिकट की बुकिंग और सारी सुविधा इसमें एक ही पोर्टल ऐप पे लॉन्च, मतलब एक ही ऐप पे उपलब्ध हो जाएंगी। और ये कब? पर्यटन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था राजस्थान पर्यटन ऐप। और केरल के बाद ऐसा दूसरा राज्य बन जाएगा राजस्थान जिसने पर्यटकों के लिए ऐप बनाने वाला राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? राज संबल। नेक्स्ट क्या है? राज संबल। तो इसको किस लिए? क्राउड फंडिंग के लिए स्टार्ट किया गया राज्य सरकार द्वारा। दुर्लभ बीमारियों की, जो लोगों को दुर्लभ बीमारियां हो जाती हैं उसके द्वारा अगर लोग सहयोग करना चाहते हैं तो इसी को क्राउड फंडिंग कहते हैं। जब सामूहिक लोग, मतलब व्यक्तिगत माध्यम से और सामूहिक, मतलब एक एक करके काफ़ी सारे लोग जब एक जगह फंडिंग करते हैं तो उसको क्राउड फंडिंग कहते हैं, ऑनलाइन माध्यम से। तो दुर्लभ बीमारियों के लिए क्राउड फंडिंग हेतु राज्य सरकार जो होगी क्या करेगी? राज संबल ऐप विकसित किया उसने। तो ये देख लीजिएगा। अगर नेक्स्ट क्या है? माई बुकलो। नेक्स्ट क्या है? माई बुकलो ऐप। तो माई बुकलो ऐप किस लिए किया स्टार्ट किया गया? तो कॉलेज, जो विद्यार्थी हैं कॉलेज के, उनको अध्ययन सामग्री सुलभता से उपलब्ध हो सके इसके लिए माई बुकलो ऐप स्टार्ट किया गया और डिजिटल माई लाइब्रेरी ऐप का भी शुभारंभ किया गया इसके साथ। तो ये ध्यान में रखिएगा। डिजिटल लाइब्रेरी है क्या? माई बुकलो, एक तरह की डिजिटल लाइब्रेरी है माई बुकलो ऐप। इसको स्टार्ट किया गया 8 अगस्त 2021 को अध्ययन सामग्री सुलभता से उपलब्ध करवाने के लिए कॉलेज विद्यार्थियों को। नेक्स्ट क्या है? शाला संबलन ऐप। नेक्स्ट क्या है? शाला संबलन ऐप। तो विद्यालय निरीक्षण के बाद प्राप्त जो डेटा होता है उसको त्वरित विश्लेषण, शैक्षिक प्रक्रियाओं और परिणामों में विश्वसनीय डाटा का संग्रह करना और विद्यालय संबलन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया। तो शाला संबलन ऐप का किस लिए बनाया गया है? तो विद्यालय निरीक्षण के बाद जो डेटा प्राप्त होता है उसका विश्लेषण करना, प्रक्रियाओं और परिणामों में विश्वसनीयता के साथ डाटा का संग्रहण करना और विद्यालय संबलन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्या है? पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। नेक्स्ट पोर्टल कौन सा है? पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। तो अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री, उन्होंने 18 दिसंबर 2020 को जन कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का ही हिंदी नाम है क्या है? जन कल्याण पोर्टल। तो इसका शुभारंभ किया किसने? मुख्यमंत्री ने किया। और यह अपनी तरह का एकमात्र ऐसा पोर्टल है जिसमें एक ही स्थान पर सभी सरकारी योजनाओं कि में पात्रता क्या होनी चाहिए, योजना के लिए शर्तें क्या हैं और लाभ आदि की जानकारी मिल सकेगी। और सरकार की उपलब्धियों और नवाचारों की जानकारी, आम जन के लिए उपयोगी परिपत्र आदेशों का संकलन इसमें उपलब्ध रहेगा। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया है? पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं उसकी पात्रता, शर्तें, लाभ, सारी जानकारी यहाँ पे मिल सकेगी और आम जन के लिए ये उपयोगी परिपत्र और जितने भी आदेश निकलते हैं वो सब एक ही जगह पे उपलब्ध रहेंगे। तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी के द्वारा जन कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है राज किसान जैविक मोबाइल ऐप। क्या है? राज किसान जैविक मोबाइल ऐप। तो राज्य में जैविक उत्पादों की ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए क्या किया गया? राज किसान जैविक ऐप विकसित किया गया। किसके लिए? जैविक उत्पाद जो है उसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए राज किसान जैविक ऐप विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान जन सूचना पोर्टल। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा क्या किया गया? 13 सितंबर 2019 को राज्य सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेहिता बनाने के लिए स्टार्ट किया गया इसको, जन सूचना पोर्टल को। और इस पोर्टल के माध्यम से आम जन को सरकार के 115 विभागों और 258 योजनाओं से संबंधित 561 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये ना ध्यान रखिएगा कितने विभाग, कितनी योजनाओं, कितने प्रकार की सूचनाएं। तो बस इतना ध्यान रख लीजिएगा किस लिए लॉन्च किया गया। तो राज्य सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेहिता बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और इस पोर्टल के माध्यम से सरकार के जितने भी विभाग हैं और जितनी भी योजनाएं और उनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। आरटीआई एक्ट के तहत इस तरह का पोर्टल बनाने वाला राजस्थान जो है देश का पहला राज्य हो गया है। तो राजस्थान जन सूचना पोर्टल जो है बनाने वाला राज्य का, जो देश का पहला राज्य बन गया राजस्थान आरटीआई एक्ट के तहत। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? राज पेमेंट। नेक्स्ट है राज पेमेंट ऐप। तो यह व्यक्तिगत फर्मों के लिए भुगतान की एक सुविधा है। राज पेमेंट क्या है? व्यक्तिगत फर्मों के लिए भुगतान की एक सुविधा है जिसे भुगतान के वितरण के लिए किसी भी संगठन द्वारा प्लग इन कर उपयोग किया जा रहा है। तो राज पेमेंट किस लिए किया गया? व्यक्तिगत जो फर्म है
उनके लिए भुगतान की एक सुविधा है जिसे भुगतान के वितरण के लिए किसी भी संगठन द्वारा प्लग इन करके उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग केंद्रीय और शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है इसका किस लिए किया जा रहा है उपयोग, तो केंद्रीय और शिकायत निवारण मंच के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, राजनेट। नेक्स्ट है राजनेट। तो राजनेट क्या है, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से क्या हो रहा है, ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान किया जाएगा। जो ग्राम स्तर तक है, पंचायत है, ग्राम पंचायत स्तर तक की जो कनेक्टिविटी है किस चीज़ की, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की, उसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत जिला कलेक्ट्रेट और ब्लॉक स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, ई मित्र प्लस। नेक्स्ट क्या है, ई मित्र प्लस। इस पर क्या क्या है, ई सेवा प्रदान करने के लिए क्रांतिकारी कदम है ई मित्र प्लस। तो ई सेवा प्रदान करने के लिए क्रांतिकारी कदम है ई मित्र प्लस। यह एटीएम की भांति किसी भी मानव इंटरफेस के बिना सीधे सेवाएं प्रदान करता है। जो ई मित्र प्लस है, एक तरह का कि बिना मानव इंटरफेस के डायरेक्ट सेवाएं प्रदान करता है। ई सेवा प्रदान करने के लिए क्रांतिकारी कदम है राज्य का। और ये क्या क्या है, अपनी तरह का पहला ऐसा कियोस्क है और इसके माध्यम से सरकारी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मूल प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण, ये सारे जितने तरह के प्रमाण पत्र होते हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं ई मित्र प्लस के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, राज ई साइन। क्या है नेक्स्ट, राज ई साइन। तो इसके तहत क्या होगा, डिजिटल हस्ताक्षर जो होते हैं RISL के माध्यम से शुरू किया गया है। ये क्या है, ये डिजिटल हस्ताक्षर कार्य किसके माध्यम से स्टार्ट किया गया है, तो RICL के माध्यम से इसको स्टार्ट किया गया है। अब विभागों को किसी भी निजी कंपनी से डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। विभिन्न विभागीय और अनुप्रयोगों में ई साइन का एकीकरण समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ई संचार एवं आई फैक्ट। नेक्स्ट क्या है, ई संचार एवं आई फैक्ट। तो ई संचार एक एप्लीकेशन है जिसमें आवेदनकर्ता जो है लाभार्थी के साथ साथ सरकारी कार्मिकों को विभाग से संबंधित घटनाओं की सूचना, एक्स कार्मिक जो है उनको क्या किया, विभाग से संबंधित घटनाओं की सूचना भिजवाने के लिए किसी भी विभागीय एप्लीकेशन से जोड़ सकते हैं। आई फैक्ट का उपयोग राजस्थान संपर्क के माध्यम से, ये ध्यान ना रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इतना ध्यान रख लीजिएगा, एक तरह का ई संचार एप्लीकेशन है और आवेदनकर्ता जो है लाभकारी के साथ साथ सरकारी कार्मिकों के विभागों से संबंधित घटनाओं की सूचना दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्या है, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसको शॉर्ट फॉर्म RKCL भी कहते हैं, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु की गई थी। तो राजस्थान जो नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसकी पहली बार तो स्थापना किस लिए हुई, तो जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा जो है उसको उपलब्ध कराने के लिए इसकी लॉन्च किया गया था, जिससे क्या होगा, डिजिटल भिन्नता में सेतु का काम करने के एवं अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान उपलब्ध कराया जा सके। तो RKCL जो है इसका क्या है, RACLT प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित है। कौन सा कार्यक्रम है इसका, तो RKCL का एक कार्यक्रम है RACIT प्रशिक्षण कार्यक्रम। कौन सा, RACIT प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिससे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है और राजकीय अनुमोदन उपरांत राजकीय कार्मिकों को शुल्क पुनर्भरण किया जाता है। नेक्स्ट है हिंदी ईमेल। नेक्स्ट क्या है हमारा, हिंदी ईमेल। राजस्थान जो है पहला और एकमात्र राज्य है जो क्या करता है, निवासियों को हिंदी में ईमेल की सुविधा उपलब्ध कराता है। और ईमेल का नाम है domain@rajasthan.bharat और इसको rajasthan.in भी कर सकते हैं, तो ये ईमेल यूज़ कर सकते हैं। राजस्थान है पहला और एकमात्र ऐसा राज्य जो निवासियों को मातृभाषा हिंदी में ईमेल उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है इंदिरा शक्ति ऐप। नेक्स्ट कौन सा है, इंदिरा शक्ति ऐप। स्टार्ट कब हुआ था, तो 9 मार्च 2022 को। इंदिरा शक्ति ऐप कब स्टार्ट किया गया था, 9 मार्च 2022 को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लॉन्च किया गया था और AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से इसको तैयार किया गया। और इंदिरा गांधी शक्ति ऐप जिसका उद्देश्य क्या है, महिला अपराधों से संबंधित सुरक्षा उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य क्या है, जो महिलाएं हैं उनको अपराधों से संबंधित सुरक्षा उपलब्ध करवाना, इसका उद्देश्य है इंदिरा शक्ति ऐप का। 9 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा और AICC की ओर से इसको तैयार किया गया है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, ई बिजनेस पोर्टल। इस पोर्टल में क्या है, ई बिजनेस पोर्टल में जनवरी 2022 में क्या किया, कौन से विभाग से, स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उदयपुर और जोधपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्यरत बिजनेस
टू गवर्नेंस पोर्टल शुरू किया गया। तो किस लिए किया गया है? वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में इसको लॉन्च किया गया, बिजनेस टू गवर्नमेंट गवर्नेंस पोर्टल उदयपुर जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत। किसमें? स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा। तो इन तीनों के द्वारा इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया उदयपुर जोधपुर के क्षेत्र में, वन स्टॉप शॉप के रूप में, बिजनेस टू गवर्नेंस पोर्टल। नेक्स्ट क्या है? आरटीआई पोर्टल 2.0। नेक्स्ट क्या है? आरटीआई पोर्टल 2.0। तो 4 अप्रैल 2022 को राज्य में सूचना के अधिकार के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया। तो सूचना का जो भी त्वरित निस्तारण के लिए क्या किया? राज्य सूचना आयोग द्वारा आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल। कौन सी? सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल 17 अक्टूबर 2022 को कुसुम योजना के संचालन हेतु क्या किया? पोर्टल बनाया गया है। तो जो भी कुसुम योजना है, तो पता ही होगा किसानों के लिए जो खेतों में सोलर प्लांट से रिलेटेड जो योजना है, उसके तहत क्या किया गया? उसके संचालन हेतु सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है? कुसुम योजना के तहत बंजर भूमि पर 2019 के से सोलर पंप तथा पैनल लगाए जा रहे हैं, तो पता ही होगा। नेक्स्ट क्या है? नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022। नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022। इसमें क्या है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जो थे टीकाराम जूली ने 5 मई 2022 को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के संभागर में नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लागू किया गया। तो किसके द्वारा? टीकाराम जूली द्वारा नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 को लॉन्च किया गया। ठीक है, और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सभागार में, कहाँ के? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सभागार में नवीन सिलिकोसिस पोर्टल को लॉन्च किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। नेक्स्ट है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप लॉन्च किया गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म में RKSMBK ऐप कहते हैं। इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा क्या किया गया? इसको लॉन्च किया गया। शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है, और कार्यक्रम का जब सफल कार्यान्वयन हो गया तो इसके तहत ये ऐप को लॉन्च किया गया। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जैसा कि हमारा वादा था, इसको 10 से 12 सितंबर के आसपास पूरा ये करंट अफेयर की वार्षिकांक इसको खत्म करा दें, तो वो पूरी निश्चिंत रहिए आप, इसको खत्म करा दिया जाएगा पूरा का पूरा। और लेक्चर की PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, कंसाइज GS फॉर IAS PCS का। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो वहाँ से आप जाके हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।